हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में फरवरी 2022 के सॉल्यूशंस कर रहे थे और आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आए हैं। वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन एलसीआर सर्किट पर बेस्ड है, तो पहले तो मैं सर्किट बना देता हूं। सो बेसिकली ये आपको सर्किट दे रखा है, एलसीआर सर्किट, जहां पर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज गिवन है। स्क्वायर वेव आपने इनपुट में दिया जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 रेडियन पर सेकेंड। आउटपुट हमारे पास कौन सी टाइप की वेव होगी और उसकी क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होने वाली है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, देखो अगर आपने फिल्टर्स वाला चैप्टर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सबसे बेस्ट रहेगा, फिर आप इस सर्किट को आराम से सोल्व करके पता लगा सकते हो कि ये जो फिल्टर है, पहले तो ये पता लगेगा ये हमारे पास किस टाइप का फिल्टर है, मतलब लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है या फिर बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। ये पता लगाने का आपके पास मेथड ये रहता है कि यहां पर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया जाता है। ट्रांसफर फंक्शन जिसको हम h ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, द वैल्यू इज v नोड अपॉन vi, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज वहां हम निकाल सकते हैं v नोड का वैल्यू यहां पर, दिस इज इक्वल टू vi, ठीक है, इनटू में कैपिटल R, क्योंकि इसी के अक्रॉस हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तीनों हमारे पास कंपोनेंट सीरीज में है, इसलिए यहां पर आ जाएगा R प्लस में J XL एंड प्लस में J XC। ओके, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। यहां पर हमारे पास होगा बेसिकली 1 अपॉन में J ओमेगा C एंड दिस विल बी नथिंग बट J ओमेगा L। ये आपके पास रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट V नोड अपॉन VI, और इसका मॉडुलस ले लेते हैं, दैट इज द वैल्यू h ऑफ ओमेगा मॉडुलस ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय। ओके, और देखो मैंने मॉडुलस लिया है तो यहां पर मॉडुलस लेंगे एंड कैपिटल R प्लस में J एंड ओमेगा L, और माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि 1 अपॉन J आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस J हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने फिर उसके बाद J को मैंने बाहर ले लिया। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि A प्लस JB का मॉडुलस हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आएगा R डिवाइडेड बाय रूट में R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सोल्व करना चाहे तो आप यहां पर आगे भी सोल्व कर सकते हैं। द वैल्यू इज ओमेगा CR डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर एंड प्लस में ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां पे डिफरेंट ओमेगा की वैल्यूज पर ये देखना होगा कि ट्रांसफर फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। स्टार्टिंग करते हैं, ओमेगा जब 0 को टेंड करेगा, इस समय पर h ऑफ ओमेगा किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, है ना। यहां पर देखो वैल्यू 0 आ रही है, ओमेगा को 0 आप पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अगर ओमेगा को इंफिनिटी टेंड करवाते हैं, इन दैट केस h ऑफ ओमेगा इज टेंडिंग टू, देखो इस वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं, यहां पर न्यूमरेटर टर्म इज नॉन जीरो, डिनोमिनेटर टर्म इज बिकमिंग इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 अपॉन इंफिनिटी है तो 0 बन जाएगा, ये इंफिनिटी आएगा। सो कंप्लीट डिनोमिनेटर पार्ट ही आपका इंफिनिटी हो चुका है, न्यूमरेटर पार्ट इज नॉन जीरो, सो दिस विल बी टेंडिंग टू 0, ठीक है। और h ऑफ ओमेगा आपका मैक्सिमम कब होगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 1 कब है, मैक्सिमम, ठीक है। इफ कंडीशन है, देखो इसका वैल्यू 1 कब हो सकता है, जब ये पार्ट आपका कितना हो जाए, 0 के इक्वल, है ना। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में LC। क्लियर है। ओके, अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं एक बार, h ऑफ ओमेगा वर्सेस ओमेगा। यहां पर हमारे पास सेंट्रल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट LC, सो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट LC, ठीक है। द वैल्यू इज मैक्सिमम 1। अब इसके इस साइड जब ओमेगा 0 को टेंड करेगा और इसके इस साइड जब ओमेगा इंफिनिटी को टेंड करेगा, द वैल्यू इज 0, तो आपका ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ हमारे पास होता है बैंड पास फिल्टर का, ठीक है, बैंड पास फिल्टर का है, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है अराउंड 1 अपॉन रूट LC, उनको ये अलाउ करेगा, ठीक है।
मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होंगी 1/√LC के नजदीक नजदीक, उनको तो यहां पर ये अलाउ कर देगा, बाकी के क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और इस ग्राफ को आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। आपको पता है यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां पर इंडक्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सीरीज LCR सर्किट में जब हमारे पास कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर में आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू कम होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो XC हमारा बहुत ज्यादा होगा, और अगर XC बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब कैपेसिटर ब्लॉक करेगा लो फ्रीक्वेंसीज को। सो लो फ्रीक्वेंसी वेव इज ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो लो फ्रीक्वेंसी है FL, इसको ये पास नहीं करेगा। क्लियर है? इसके अलावा जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में XL प्रोपोर्शनल होता है F के। ठीक है, अगर XL प्रोपोर्शनल है F के, इसका मतलब यहां पर जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उसके लिए XL का वैल्यू कितना हो जाएगा, XL का वैल्यू अगेन हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इन दैट केस आप कह सकते हैं कि इंडक्टर कहीं ना कहीं जो हाइयर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको यहां पर ये स्टॉप करेगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर FL और यहां पर FH लो और हाई फ्रीक्वेंसीज पर आपके पास यहां पर ट्रांसफर फंक्शन 0 को टेंड करने वाला है, जबकि मिडिल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारे पास क्या होंगी, अलाउ होंगी। ठीक है, ये हमारे पास अलाउड, दीज आर दी अलाउड, इसलिए ये एक बैंड पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है सर्किट। ओके, और क्योंकि अलाउ कर रहा है 1/√LC के अराउंड फ्रीक्वेंसीज को, तो आप इसकी वैल्यू और फाइंड आउट कर लीजिए। तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 1/√ में LC, सो L का वैल्यू गिवन है यहां पे 1 और कैपेसिटेंस का वैल्यू है 0.04, सो 4/100। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, सो 5 रेडियन पर सेकेंड, यानी आउटपुट में आपको अराउंड 5 रेडियन पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसीज अलाउ देखने को मिलेंगे यहां पे। ठीक है, सो आउटपुट में 5 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन अभी आउटपुट वेव कैसी होगी, क्या स्क्वायर वेव होगी? नहीं, स्क्वायर वेव नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हुआ है, और बैंड पास फिल्टर को हम ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं। तो ट्यूनिंग होने के कारण यहां पर क्या होगा, जब आप इस सर्किट के लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करोगे उसके अंदर साइन टर्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन से साइन टर्म प्रेजेंट होने के कारण आउटपुट का नेचर कैसा होगा, साइन वेव फॉर्म, ना कि स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है, सो फाइनल आंसर होगा साइन वेव फॉर्म विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, दैट वाज अवर करेक्ट आंसर। सो यहां पर हमारे पास हो जाएगा आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड, जिसमें हमें गिवन है कि एक वेसल में गैस प्लेस किया है और इसका प्रेशर मेंटेन होना चाहिए 1.5 से 2.5 बार तक इन एन एक्सपेरिमेंट। वेसल को फिट किया गया है प्रेशर ट्रांसड्यूसर के साथ। प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या काम की होता है कि प्रेशर को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या करंट में। यहां पर जो करंट जनरेट हो रखा है दैट इज 4 मिली एंपियर टू 20 मिली एंपियर करंट, और द प्रेशर इन द रेंज 1 बार टू 5 बार। सो करंट आउटपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर हैज लीनियर डिपेंडेंस ऑन द प्रेशर। तो अगर रेफरेंस वोल्टेजेस V1 और V2 इन द कंपेरेटर्स इन द सर्किट शो किए गए हैं, तो इनकी वैल्यूज जो है ऑपरेटिंग कंडीशंस जो हमने डिजायर रखनी है 1.5 बार से 2.5 बार प्रेशर कितना होना चाहिए। ओके, तो पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास वेसल है जिसके अंदर गैस फिल है और गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर है। यहां पर हमारे पास दिस इज द ट्रांसड्यूसर जो कन्वर्ट कर रहा है प्रेशर ऑफ द गैस इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ओके, तो यहां पर हमारे पास करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा। क्लियर है? लेट अस सपोज दैट करंट इज I। ओके, करंट हमारे पास I जा रहा है। देखो, जब यहां पर प्रेशर 1 है तो करंट कितना जनरेट हो रखा है 4 मिली एंपियर, और जब प्रेशर 5 है तो करंट हो रखा है 20 मिली एंपियर। प्रेशर करंट के प्रोपोर्शनल है, ऐसा दे रखा है ना लीनियर डिपेंडेंस, तो ये लीनियर डिपेंडेंस नेचर है। ओके, तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि प्रेशर हमारे पास इतना हो, ये दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ओके, देखिए यहां पर जो भी करंट फ्लो होगा, यहां पर जो भी करंट हमारे पास आएगा, बेसिकली जो भी करंट हमारे पास आएगा जनरेट होकर के,
मुझे एक बात बताइए, जो वोल्टेज यहां पर अपीयर हो रहा है इस वाले टर्मिनल पर, क्या वही वोल्टेज यहां पर अपीयर होना चाहिए? जो वोल्टेज यहां पर है, क्या यहां पर भी वोल्टेज अपीयर होना चाहिए? यस। ऐसा इसलिए क्योंकि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में जो ओपन लूप इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू होती है दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। वो कितना होता है? इंफिनिटी को टेंड करता है। ठीक है, और यहां पर तो आप देख सकते हैं ओपन लूप है, कोई किसी प्रकार का फीडबैक यहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर जो ये दोनों इनपुट्स हैं, यहां पर भी दोनों इनपुट्स हैं, इन इनपुट का जो वोल्टेज है दैट शुड बी सेम। ठीक है, इसको बोला जाता है वर्चुअल शॉर्ट। ठीक है ना, इस टर्म को नाम दिया जाता है वर्चुअल शॉर्ट, यानी कि इनपुट्स क्या है मैटर नहीं करता है, दोनों टर्मिनल्स पर सेम इनपुट वोल्टेज अपीयर होगा, क्योंकि यहां पर इनपुट इंपीडेंस जो है वो ओपन लूप गेन का कितना है हमारे पास? इंफिनिटी के इक्वल। ठीक है, फॉर द आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर इस टर्म को नाम दिया जाता है वर्चुअल शॉर्ट। क्लियर है? अब देखो ये रिक्वायरमेंट है 1.5 और 2.5। सो अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि V2 और V1 की वैल्यूज जो आएंगे हमारे पास वोल्टेजेस, क्योंकि रेजिस्टेंस 500 ओम गिवन है तो यहां पर भी 500 ओम फॉर्मूला में यूज करने जा रहा हूं, V इज इक्वल टू IR, यहां पर भी 500 ओम। लेकिन अभी आपको यह पता करना पड़ेगा करंट कितना है ना, तो करंट कैसे मालूम करेंगे? प्रेशर आपको गिवन है, करंट यहां से मेजरमेंट हो जाएगा। आप बताइए, अगर 1 बार हमारे पास प्रेशर है तो करंट जनरेट हो रखा है 4 मिली एंपियर, तो अगर 1.5 बार प्रेशर होगा तो करंट कितना जनरेट होगा? 4 इंटू 1.5, यानी आ जाएगा यहां से 6 मिली एंपियर। 6 मिली एंपियर। ओके, तो यहां पर हमारे पास होगा, देखो V2 का वैल्यू हो जाएगा, प्रेशर जहां रेडी हो रखा है, V2 का वैल्यू हो जाएगा 6 मिली एंपियर। सो द वैल्यू इज 500 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। सो दिस इज 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट यहां पर अपीयर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर 3 वोल्ट अपीयर हो जाएगा। ये ओवर प्रेशर इंडिकेटर है, तो इससे ज्यादा प्रेशर 2.5 हमारे पास बार है। सो 2.5 बार प्रेशर जनरेट करेगा कितना करंट? सो 4 इंटू में 2.5 दैट इज यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 10 मिली एंपियर। तो यहां पर हमारे पास होगा 10 मिली एंपियर। सो 10 इंटू में 10 टू पावर माइनस 3, सो द आंसर इज 5 वोल्ट। तो यहां पर होगा 5 वोल्ट। क्लियर है? 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ये हमारे पास आंसर्स होंगे। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी मैचेस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं पीक डिटेक्टर। सो पीक डिटेक्टर में क्या होता है कि जो भी इनपुट में हम लोग वोल्टेज भेज रहे हैं तो कैपेसिटर यहां पर पीक वैल्यू को रिटेन कर लेता है ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ दिस डायोड, और रिवर्स बायस के दौरान भी कैपेसिटर जो है वो उतनी वोल्टेज को यहां पर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो पहले मैं सर्किट बता देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कैसे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में काम करता है। देखिए इसमें ये फिगर आपको गिवन है, इनपुट वोल्टेज Vin यहां पर सप्लाई किया जा रहा है सच दैट इनपुट वोल्टेज का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो सैचुरेशन वोल्टेज से तो कम ही है। सैचुरेशन वोल्टेज हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का V सेट से रिप्रेजेंट किया गया है। कहता है इनपुट वोल्टेज जैसा कि फिगर के अंदर शो किया जा रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, देखिए ये हमारे पास है पीक डिटेक्टर सर्किट। दिस इज पीक डिटेक्टर सर्किट। और ध्यान रखिएगा पीक डिटेक्टर सर्किट दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट और एक होता है हमारे पास नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर ये पॉजिटिव हमारे पास जो है पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है, अगर आप इस डायोड की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं देन इट विल बी एक्ट एज द नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। ओके, फिर ये नेगेटिव वाले जो वोल्टेजेस हैं उनको ही सिर्फ डिटेक्ट करेगा ये कैपेसिटर सी। ठीक है, तो अब यहां दो केस बनते हैं। सबसे पहला केस है जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को भेजा, तो उस समय पर यहां पर देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये डायोड डी किसमें होगा? डायोड डी इज इन द फॉरवर्ड बायस। और ये जो डायोड डी आप लेकर के चल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल चांस आप लोग यही लेकर के चलिएगा कि दिस डायोड इज आइडियल, सो दैट कि हमारे पास कोई फॉरवर्ड वोल्टेज का ड्रॉप इसके अक्रॉस ना हो। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो है हमारे पास सारी की सारी वोल्टेज जा सके। अब जो भी हमारे पास पीक जा रही है वोल्टेज की इनपुट में ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इतना वोल्टेज तक ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो आप इस डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं विद ए वायर, है ना, सिंगल वायर से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपने इसको सिंगल वायर से रिप्लेसमेंट किया तो फिर ये जो हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर है दैट एक्ट एज द वोल्टेज फॉलोवर। ये वोल्टेज फॉलोवर जिसको हम बफर भी बोलते हैं उसकी तरह एक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज यूनिटी गेन बफर।
ठीक है, यूनिटी गेन बफर या वोल्टेज फॉलोअर का सिंपली मीन यही होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो यहां पर अपीयर होगा, आउटपुट वोल्टेज जो यहां पर अपीयर होगा वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, दैट इज द सेम एज द इनपुट वोल्टेज। और क्योंकि यहां पर आउटपुट हमें मिल रहा है तो धीरे धीरे कैपेसिटर सी क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। सो कैपेसिटर सी हमारे पास क्या होगा, चार्ज होगा। यूनिटी गेन मैंने इसलिए बोला है बिकॉज वी नोड का वैल्यू वी इन के इक्वल है, इसलिए इसका नाम है वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर। ठीक है, सो वी नोड बाई वी इन का वैल्यू आ जाएगा यहां से 1 के इक्वल। ठीक है, कैपेसिटर धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज होगा तो इसको एक पीक वैल्यू मिलने लगेगी और वहां तक ये जाकर के स्टोर कर लेगा उस वोल्टेज को। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी जाएगी, है ना, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उस समय पर डायोड डी रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना। डायोड डी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो ओपन हो जाएगा। अगर ओपन हो जाएगा तो इसका क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगा, यानी कि कैपेसिटर ने अभी भी उतनी ही वोल्टेज मेंटेन की हुई है जो उसने पहले स्टोर किया हुआ था। ठीक है, और ये कैपेसिटर सी तब तक वोल्टेज को यहां पर इंक्रीज नहीं करेगा जब तक उसको एक हमारे पास इनपुट में इतनी वोल्टेज ना मिल जाए जो उससे पहले के ज्यादा पीक हो जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखो, स्टार्टिंग में इसको हाईएस्ट पीक कितना मिला, 6, तो 6 वोल्टेज तक ये हमारे पास चार्ज होगा। ओके, उसके बाद में ये थोड़ा सा डाउन गया है, और जैसे डाउन गया है तो हल्की सी इस नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान यहां पर कैपेसिटर अपनी वो वोल्टेज 6 वोल्ट मेंटेन रखेगा। ठीक है, एकदम से फिर राइज हुआ है इनपुट वोल्टेज में 11 वोल्ट का, तो कैपेसिटर ने फिर दोबारा से इंक्रीमेंट किया अपने अंदर वोल्टेज को। ठीक है, और कहां तक, 11 वोल्ट तक। 11 वोल्ट के बाद अब जब डिक्रीमेंट होगा तो इससे कैपेसिटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 वोल्ट तक हमारे पास जो है वोल्टेज इसके अक्रॉस यहां पर नजर आएगी। ठीक है ना, तो आउटपुट वोल्टेज इस प्रकार से आना चाहिए। तो अब आउटपुट वोल्टेज का हम लोग ग्राफ बना देते हैं। देखो, स्टार्टिंग में धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा एंड देन 6 वोल्ट पर आकर के ये मेंटेन्ड हो जाएगा। क्लियर है, 6 वोल्ट पर आकर के ये मेंटेन्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद 11 वोल्ट तक चार्ज होगा, और 11 वोल्ट से क्योंकि हमें हाईएस्ट पीक आगे नहीं मिल रही है इसलिए यहां पर आकर के ये रुक जाएगा और ये आपको मिल जाएगा वोल्टेज। क्लियर है, इसलिए वी नोड वर्सेस टी का जो ग्राफ होना चाहिए दैट इज लुक्स लाइक दिस। क्लियर है, ये आपका ग्राफ होगा। और ध्यान रखिएगा ये आपका कांस्टेंट है, ऐसे आपको 2 ग्राफ दे रखे हैं इसके अंदर, जहां पर ये कांस्टेंट है और एक आपका डाउन जा रहा है। डाउन नहीं जाएगा, देखो ये ग्राफ, बिकॉज दिस इज पीक डिटेक्टर सर्किट। यहां पर पीक को इसने डिटेक्ट कर लिया है, और एक बार अगर इसने पीक को डिटेक्ट कर लिया तो जब तक ये हमारे पास में एक हाईएस्ट पीक इसको अटेन नहीं हो जाती है, ठीक है, आउटपुट के अंदर ड्यू टू द इनपुट वोल्टेज, तब तक हमारे पास ये उतने को रिटेन करके रखेगा। ठीक है, तो ये रिटेन करके रखा हुआ है उसने, डाउन नहीं जाएगा, और देन हमारे पास इंक्रीज होगा एंड देन इट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज बाकी वैल्यूज के लिए डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज 11 एंड दिस वन इज 6, सो दिस इज वी नोट वर्सेस टी। क्लियर है, ये आपका ग्राफ आएगा। तो हम देख सकते हैं यहां पे ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज अवर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लॉजिक गेट्स पर बेस्ड। कहता है कि डोर जो है एक एक्सरे मशीन रूम का फिट है एक सेंसर डी के साथ, और डी का वैल्यू 0 होगा जब वो ओपन है और डी का वैल्यू 1 होगा जब वो क्लोज्ड है। इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद 3 फायर सेंसर्स भी लगे हुए हैं, F1, F2, F3, जिसमें 0 का मतलब डिसेबल्ड है, 1 का मतलब एनेबल्ड है। एक्सरे मशीन ऑपरेट तभी हो सकती है जब डोर तो क्लोज्ड होगा और एटलीस्ट 2 फायर सेंसर्स एनेबल होंगे। लॉजिक सर्किट जो इस चीज को एंश्योर कर सके दैट मशीन कैन बी ऑपरेटेड इज, ये आपने यहां से फाइंड आउट करना है। देखो कंडीशन ऐसा है कि y जो आउटपुट आपको शो किया गया है इसकी वैल्यू 1 आपको तब मिलेगी जैसा कंडीशन यहां पर गिवन है। डोर क्या होना चाहिए यहां पे, देखो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो होना चाहिए क्योंकि एंड यूज किया हुआ है इसने। डोर इज क्लोज्ड एंड एटलीस्ट 2 फायर सेंसर्स आर एनेबल्ड। ओके, तो डोर क्लोज होने का मतलब हो गया कि डी सेंसर वैल्यू इज 1। ओके, एंड ऑल्सो एटलीस्ट 2 फायर सेंसर्स आर एनेबल्ड, यानी F1, F2, F3, इनमें से किन्हीं 2 की वैल्यू एटलीस्ट 1 तो होनी ही चाहिए। तो यहां पर अगर 1 1 ले लेते हैं 0, देन दिस इज 1 0 1 और 0 1 1। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही 1 हो जाएं, है ना। और साथ ही साथ d का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 1 और 1 और 1। ठीक है, ऐसे केस में जो y का वैल्यू आएगा दैट इज 1 1 1 और 1। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी आपका आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी सब केस में 0 मिलेगा, बाकी सब में 0 मिलेगा।
ठीक है, बाकी सब में जीरो होने का मतलब ये हो गया कि एक तो डी का वैल्यू आपका जीरो होगा तो आपको वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर डी का वैल्यू 1 होता भी है लेकिन F1 F2 F3 में कोई एक भी जीरो हो जाता है या फिर तीनों जीरो हो जाते हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा, यहां पे y का वैल्यू जीरो ही मिलेगा। अब देखो सर्किट थोड़े बड़े हैं ना, और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, थोड़ा सा सोल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है 1 बाय 1 सर्किट को। तो यहां पर हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको करते हैं। देखो आउटपुट आपको 1 मिलना चाहिए। अगर आप यहां पर चारों लॉजिक गेट्स को देख रहे हैं, इनमें से ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है, इन 3 ऑप्शंस के अंदर आपको यहां पर गिवन है डोर डी के साथ में लगाया हुआ है हमारे पास में नैंड गेट। ओके, यहां नैंड गेट लगाया गया है, यानी नैंड गेट का एक इनपुट तो डी है और दूसरा इनपुट यहां पर आपको फाइंड आउट करने की आवश्यकता है, दैट इज डिफरेंट इन ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, लेकिन एक इनपुट आपका डी है और आउटपुट जो है इस नैंड गेट का वो वाई है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, आपने क्योंकि डी का वैल्यू फिक्स किया हुआ है 1 के इक्वल, अगर डी का वैल्यू फिक्स होता है 1 के इक्वल तो क्या आपको नैंड गेट y इक्वल्स टू 1 देता है क्या हमेशा? देख लीजिए इस चीज को एक बार, है ना। देखो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल होती है a इंटू बी का बार, दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सो a b y 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो y का वैल्यू हमारे पास होगा 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। क्लियर है, ये आपके पास आ रहा है। अब देखो यहां पर एक बात तो पक्का है, अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब एक इनपुट आपका 0 हो जाता है ना, एक इनपुट आपका 0 हो जाता है, लेट अस कॉल इट एज d, तो आपका आउटपुट कितना मिलेगा? आपका आउटपुट मिलेगा 1 के इक्वल। और अगर आउटपुट 1 मिला है यानी कि जो मशीन है दैट इज ऑपरेटेड, वो मशीन क्या है? ऑपरेटेड है। बट हम स्टार्टिंग में ही लेकर के चल रहे थे कि जब d का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आना चाहिए? देखो d का वैल्यू अगर 1 होगा तो ही y का वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर d का वैल्यू 0 है तो फिर y का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। बट यहां पर यह कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है ना। जब d का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन मैच नहीं करेंगे इस कंडीशन को। लेकिन अगर आप बी ऑप्शन को चेक करते हैं, इन बी ऑप्शन द गेट, फाइनल गेट इज एक्चुअली नोर गेट, और नोर गेट का आउटपुट होता है a प्लस बी बार। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सो a b y, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो आपके पास यहां से आएगा दिस इज 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस वन इज 0। क्लियर है, यहां पर देखो रिवर्स केस है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका एक इनपुट भी 1 हो जाता है, अगर आपका एक इनपुट भी 1 हो जाता है तो फिर आउटपुट में कितना मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। आउटपुट में मिलेगा आपको 0। इसलिए यहां पर जो आपका फाइनल है ना, उसमें देखो जब d का वैल्यू आपका 1 के इक्वल है, जब d का वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहां पर लगाया गया है एक नॉट गेट। अगर नॉट गेट है तो d का वैल्यू कर देगा 0, मतलब एक इनपुट आपका 0 तो श्योर है। ऑप्शन नंबर बी में नॉट गेट लगाया हुआ है d के साथ में, इसे नॉट गेट क्या करेगा? d इज इक्वल टू 1 को, जो हमारा इस केस में हम देख करके चल रहे हैं कि y का वैल्यू 1 आना चाहिए, तो d का वैल्यू कितना कर देगा? 0 कर देगा। अब d का वैल्यू अगर 0 होता है, मतलब एक इनपुट अगर 0 होता है, अगर एक इनपुट आपका 0 होता है तो फिर आप ये देख लीजिए कि क्या आपको आउटपुट में 1 मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, एंड द गेट इज नॉट। ठीक है, नॉट गेट के साथ लगाया गया है हमारे पास, ठीक है, नोर गेट। सो नोर गेट में हमारे पास है a प्लस बी का बार। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर एक भी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, तो फिर यहां पर 1 आपको मिल सकता है, तो आपको यहां पर 1 मिल सकता है। और अगर d का वैल्यू 0 होता है तो नोट गेट करेगा इसका वैल्यू 1, तो अगर d का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहां पर आउटपुट आपको मिलेगा 0। कंडीशन सेटिस्फाइड है। ध्यान से देखिए फिर दोबारा से एक बार, अगर d का वैल्यू 0 होता है तो आपका आउटपुट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो क्या यहां पे फुलफिल हो रहा है? इस चीज को देख लेते हैं। d का वैल्यू 0 होने का मतलब यह है कि जब नॉट गेट से बाहर हमारे पास आएगा, ठीक है, आउटपुट, तो वो कितना होगा? 1 के इक्वल ना।
ठीक है, उसका बार लग जाएगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। और अगर एक भी इनपुट 1 के इक्वल होता है तो आउटपुट 0 आ रहा है, यानी आउटपुट आपका 0 आएगा जब डी का वैल्यू 0 होगा, ड्यू टू द नॉट गेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉट गेट। और जिस समय डी का वैल्यू 1 होगा उस समय पर डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में लगा हुआ है हमारे पास नॉट गेट, ठीक है ना। और अगर डी का वैल्यू 0 होता है तो आपको एक केस मिल रहा है जहां पर वाई का वैल्यू 1 हो रखा है, ठीक है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मोस्ट प्रोबेबल जाएगा। यहां पर ये ए सी डी ऑप्शन इसलिए सही नहीं हो सकते बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं कि जब डी का वैल्यू 0 है, यानी कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो उस केस में यहां पर आप देख सकते हैं तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। देखो ये तो सफिशिएंट कंडीशन है ना। अगर मैं a और b दोनों को 0 ले लेता हूं तो ये तो सफिशिएंट कंडीशन है कि भाई पक्की बात है यहां पे कि एक इनपुट तो आपका 0 है ना, लेकिन वहां से भी मुझे देखो आउटपुट 1 मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मुझे ऑप्शन में क्या देखो इसमें ऐसा कहने लग रहा है कि जब d का वैल्यू 0 होगा तो y 0 होना चाहिए, ठीक है, एक्सरे मशीन आपकी ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन इसको फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये आपके 3 ऑप्शन यहां से रॉन्ग हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट ही ऐसा है जो यहां पर फुलफिल कर रहा है। क्लियर है? नॉर गेट along with the not gate, option number B is right. Now this is the last question and it is based on propagation of errors. तो ये आपका जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को जब डिटरमाइन किया जाता है, यहां पर मेजर किए जाने पर पता चलता है कि जो टाइम है वो 50 नैनोसेकेंड्स ले रहा है न्यूट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम ए सोर्स टू द डिटेक्टर विच इज केप्ट एट ए डिस्टेंस एल। देखो यहां पर एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूट्रॉन को, वो टाइम कितना है, 50 नैनोसेकेंड के इक्वल। क्लियर है? तो ये आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा है और ये एग्जैक्ट आपको लेंथ दे रखी है। क्लियर है? ओके। और क्योंकि ये नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूट्रॉन है इसलिए जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी T दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, आगे स्टडी करते हैं। अब कहता है कि एरर जो है वो जब L का मेजरमेंट किया जाता है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी L में कोई किसी प्रकार का एरर नहीं है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी T को मेजर किया जा रहा है न्यूट्रॉन का तो उसमें 5% की एक्यूरेसी यानी कि डेल टी बाई टी, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी हमारे पास रिलेटिव एरर बोलते हैं इसको, एंड द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.05। क्लियर है? सो मैक्सिमम परमिशिएबल एरर डेल्टा टी यानी कि एरर इन द टाइम टी वो कितना होगा यहां से पूछा गया है। सो डेल टी का वैल्यू यहां से पूछा गया है। क्लियर है? सबसे पहले तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², इसे आप बदल दीजिए पहले टी की फॉर्मेट में। तो आपको पता है वेलोसिटी का वैल्यू होता है लेंथ अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से आ जाएगा हाफ ml² अपॉन t²। यहां पर ये जितनी भी चीजें हैं ना हाफ ml², दीज आर एक्यूरेटली मेजर्ड, ये एक्यूरेटली मेजर्ड है, यानी इनके अंदर जो भी एरर होगा दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। इसे आप यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू t², 1 अपॉन t²। ओके, सो t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t²। ये आपके पास आ रहा है। क्लियर है? अब देखो इसमें एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर या अनसर्टेनिटी इन द एरर मेजरमेंट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल टी बाई टी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल टी बाई टी इज इक्वल टू, और यहां पर आपके पास आ जाएगा बेसिकली रूट में, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए चाहिए इसको, है ना, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए चाहिए इसको, शॉर्ट ट्रिक। रिलेटिव एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर या अनसर्टेनिटी आरएमएस एरर, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अंडर रूट लगाइए सबसे पहले तो, टी की पावर लिखिए तो यहां पर आ जाएगा टी की पावर -2, तो -2 देन उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद टी में एरर निकाल दीजिए, रिलेटिव एरर, सो डेल टी बाई टी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। क्लियर है? ये तरीका होता है। एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको एक ट्रिक समझ में आ जाए। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर मान करके चलें फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉल, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1/3, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, सीएसआर नेट का। इन दैट केस डेल f बाय f इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इज स्क्वायर रूट ऑफ, पावर है 1/3, स्क्वायर कर देंगे 1/9 या 1/3 का स्क्वायर कर दो, एंड देन डेल v अपॉन v, और इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं। f इज इक्वल टू, सपोज करते हैं a v t
t टू द पावर 4, ठीक है, ये हमारे पास है मान लीजिए, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ सपोज u, ओके, a v t टू द पावर 4। तो यहां पर a मान लीजिए इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहां पे डेल u अपॉन u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाएंगे सबसे पहले। तो वॉल्यूम की पावर कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसके बाद डेल v अपॉन v का होल स्क्वायर, प्लस में फिर यहां पर टेम्परेचर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे एंड देन इसके बाद करेंगे डेल टी अपॉन टी का होल स्क्वायर। अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो कभी भी अनसर्टिनिटी या प्रोपेगेशन ऑफ एरर वाले क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक नहीं करेंगे। ये मेथड होता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। जब एक सिंगल क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करती है ना, तो एक तरीका और भी होता है कि दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम ले लीजिए एंड देन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ऐसा भी किया जा सकता है, बट ये तरीका सबसे बेस्ट है, ओके। अच्छा, इसको मैं रब करता हूं, होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब इस पर आते हैं, देखो ये कितना आ जाएगा 2 डेल टी अपॉन में टी, क्लियर है। अब डेल टी बाई टी यानी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में फ्रैक्शनल एरर गिवन है 0.05, यहां लिखते हैं 0.05 इज इक्वल टू 2 डेल टी निकालना है अपॉन में टी, ये गिवन है 50 नैनोसेकंड, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, ओके, दिस टाइम 50 नैनोसेकंड। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 डेल टी अपॉन में 50, ठीक है, ये 2 पर कैंसिल आउट हो गया। सो द फाइनल रिजल्ट इज डेल टी इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 नैनोसेकंड्स, दैट इज यहां से आ जाएगा 1.25 नैनोसेकंड्स, क्लियर है, दैट इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर किसी और सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस पर, फरवरी 2022, ओके, थैंक यू।